नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि अंग्रेजी बोलते हुए कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लगता है। खैर, आज हम कुछ इतने सिंपल रूल्स सीखने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो सवाल है जरा उसे देखिए। दीज इज माई बुक्स, ये सही है या गलत? कोई बात नहीं, इस बातचीत के आखिर तक इसका जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उन 4 जरूरी शब्दों को समझते हैं जिनसे हम चीजों की तरफ इशारा करते हैं। शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो हमारे बिल्कुल पास हैं। अच्छा, तो ये बहुत सिंपल है। अगर कोई एक चीज पास में है तो हम कहेंगे दिस, जैसे दिस इज माई बुक। लेकिन अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो हम कहेंगे दीज, जैसे दीज आर माई बुक्स। सिंपल है ना? और मजे की बात यह है कि बिल्कुल यही रूल दूर की चीजों पर भी लागू होता है। दूर कोई एक चीज है तो हम कहेंगे दैट, जैसे दैट इज माई कार। और अगर दूर एक से ज्यादा चीजें हैं तो बिल्कुल सही, दोज आर माई कार्स। देखा, पैटर्न एकदम सेम है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल चार्ट में सामने रख देती है। मतलब पॉइंट क्या है? दिस और दैट एक वचन माने सिंगुलर है तो इनके साथ हमेशा इज आएगा, और दीज और दोज बहुवचन मतलब प्लूरल है तो इनके साथ हमेशा आर आएगा। है ना एकदम आसान? तो दिस, दीज, दैट और दोज, ये तो अब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर अंग्रेजी में सही सही सवाल पूछने का सीक्रेट क्या है? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम अपनी भाषा से सीधा सीधा ट्रांसलेट कर देते हैं और बस वहीं पर गलती हो जाती है। जैसे हम हिंदी में पूछते हैं वो एक डॉक्टर है ना? बट इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। वहाँ का सिस्टम वो थोड़ा अलग है। तो फिर वो सबसे ज़रूरी पॉइंट, वो सिंपल सा मंत्रा क्या है? बस एक लाइन है और उसे याद रखना है। सच मानिए, यही वो गोल्डन रूल है जो इंग्लिश में सवाल पूछने का पूरा गेम बदल कर रख देगा। हाँ, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब आखिर है क्या भला? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो छोटे छोटे हीरो वर्ब्स हैं, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, जो सेंटेंस के शुरू में आकर एक तरह से झंडा दिखा देते हैं कि हे ध्यान दीजिए, ये एक सवाल है। ठीक है, थियरी तो हो गई। चलिए अब इस मंत्र को एक्शन में लाते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में सवाल बनाकर देखते हैं। प्रोसेस एकदम सिंपल है, बस 3 स्टेप्स। स्टेप 1, कोई भी स्टेटमेंट लीजिए और उसमें हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ निकालिए। जैसे यू आर अ डॉक्टर में हेल्पिंग वर्ब है आर। ठीक है। स्टेप 2, अब बस इस आर को उठाइए और सेंटेंस के एकदम शुरू में रख दीजिए। और स्टेप 3, आखिर में एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और बस बन गया सवाल। आर यू अ डॉक्टर? इट्स दैट सिंपल। और ये पैटर्न हर जगह काम करता है। देखिए ना, इज दिस योर पेन? आर दीज योर बुक्स? इज शी इन द किचन? हर जगह एक ही काम हो रहा है, बस हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है और सवाल तैयार। और अब दिखेगी इस रूल की असली पावर। पता है क्यों? क्योंकि ये सेम टू सेम पैटर्न पास्ट और फ्यूचर टेंस में भी काम करता है। मतलब कोई नया रूल याद ही नहीं करना। जरा इस मास्टर स्लाइड पर नजर डालिए। ये सारे डॉट्स कनेक्ट कर देती है। टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, पैटर्न एक ही रहता है। स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, और सवाल में एग्जैक्टली वही हेल्पिंग वर्ब उठकर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ये कंसिस्टेंसी ही तो इसकी खूबसूरती है ना? तो मतलब टेक अवे क्या है? पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदल रही है, वो है हेल्पिंग वर्ब। बस टाइम के हिसाब से वर्ब को बदलना है। प्रेजेंट का इज पास्ट में वॉज बन जाता है और आर बन जाता है वर। बस इतना ही है। और एक बार ये फ्रेमवर्क समझ आ गया तो फिर हजारों सही वाक्य बनाना पॉसिबल हो जाता है। सच में ये वो चाबी है जो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ बात करने का दरवाजा खोल देती है। तो अब जब रूल पता चल ही गया है तो असली सवाल अब यह है कि इस नई नॉलेज के साथ पहला अंग्रेजी सवाल कौन सा बनाया जाएगा? जरा सोचिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए।